हेलो बेटा, हम आज स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। बेटा मैं ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है लिखने का, इसलिए आपको इस वीडियो से भी काम चल जाएगा। इस में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेटा चैप्टर बैंकिंग। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है बैंकिंग। बेटा इसके पिछले हमने एक काफ़ी भारी भरकम चैप्टर कंप्लीट किया है और वो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग कंपनी, ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी। बेटा सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे बैंकिंग क्या होती है। बैंकिंग क्या होती है? बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक for the purpose of lending or investing it। बेटा यदि पब्लिक से डिपॉजिट लिया जाए और उस डिपॉजिट को लेकर उस डिपॉजिट की मनी को उधार दे दिया जाए, लैंडिंग उसका कर दिया जाए या उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो वो एक्टिविटी कही जाती है बैंकिंग। ठीक है बेटा। अब बैंकिंग कंपनी मीन्स बैंकिंग कंपनी बेटा जो कंपनी ये काम करती है वो क्या कही जाएगी? तो कंपनी डूइंग बैंकिंग एक्टिविटी is called बैंकिंग कंपनी। बेटा ये हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो बैंकिंग कंपनी वो कंपनी बैंकिंग का काम करती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेती है और उस मनी को या तो लैंडिंग में यूज़ करती है या इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो कंपनी हुई बैंकिंग कंपनी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बैंकिंग या हम कहें कि एक्टिविटी ऑफ बैंकिंग कंपनी is regulated by Banking Regulation Act 1949 का जो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट जो है बैंकिंग एक्टिविटी को कवर करता है, बैंकिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। तो बैंक को अपना जो भी करना होगा बैंक को वो सब कुछ होगा एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बेटा हमारा चैप्टर है बैंकिंग कंपनी की अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के पहले हमें कुछ पढ़ने पड़ेंगे अदर बेसिक्स। बेटा बैंक का सबसे मेन वर्क क्या होता है? मेन एक्टिविटी। बेटा मेन एक्टिविटी में नंबर पहली तो क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो आपने लिखा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बेटा बैंक क्या करता है? पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। बेटा डिपॉजिट के लिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट थ्रू वेरियस अकाउंट्स। बेटा पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है अलग अलग अकाउंट में। हम उसको समझते हैं। नंबर 1 पहला अकाउंट होता है करंट अकाउंट। इसमें आता है डिमांड डिपॉजिट। बेटा इसमें जो डिपॉजिट होता है ये करंट अकाउंट है जिसमें पब्लिक जब मनी जमा करती है वो ऑन डिमांड वो बैंक द्वारा पेबल होता है। तो करंट अकाउंट मीन्स डिमांड डिपॉजिट।
In this account, account holder can deposit or withdraw money at any time विदाउट एनी लिमिटेशन। क्या हम ये जो नहीं लिखे अभी बस इसमें कस्टमर अकाउंट होल्डर जब चाहे तब मनी डिपॉजिट कर सकता है और जब चाहे तब मनी विड्रॉ कर सकता है। इसमें से मनी विड्रॉ करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मीन्स वो दिन में 10 बार मनी विड्रॉ करे। तो बेटा यहाँ पर जो मनी जमा होती है ये मनी deposited is payable on demand. Hence, this deposit is called demand deposit. Demand deposits. बेटा इसमें जो मनी कस्टमर अकाउंट होल्डर जमा करता है वो मनी बैंक से जब चाहे तब वो बैंक से वापस डिमांड कर सकता है और बैंक उस मनी को इमीडिएटली देने के लिए लायबल है। तो ये है करंट अकाउंट। जनरली it is for the purpose of business transaction। बेटा जनरली ये अकाउंट कौन खोलते हैं? बिजनेसमैन अपने बिजनेस, क्योंकि वो दिन में 100 बार चेक जमा करेंगे और हो सकता है वो 50 बार चेक इशू करें, 10 चेक इशू करें, 12 चेक इशू करें। दिन में कई बार मनी डिपॉजिट करेंगे, कई बार मनी विड्रॉ करेंगे, कई बार मनी डिपॉजिट, कई बार मनी विड्रॉ। तो बेटा इसमें मनी को विड्रॉ करने की कोई लिमिटेशन नहीं होती कि वो मनी कितनी बार विड्रॉ कर सकता है। वो जब चाहे तब उसने जो मनी डिपॉजिट की है उस मनी को अकाउंट होल्डर जब चाहे तब डिमांड कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। तो इसलिए उस डिपॉजिट को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है बेटा, तो ये हमने बात की। और ये डिमांड डिपॉजिट के लिए कौन सा अकाउंट खोलना होता है? इसके लिए खोला जाता है करंट अकाउंट। ठीक है, ये जनरली बिजनेसमैन खोलता है। एक कोई ऑर्डिनरी पर्सन जैसे सैलरीड व्यक्ति है, उसको सैलरी जमा करनी है, या कोई व्यक्ति जिसको बचत करनी है, सेविंग करनी है, वो ये अकाउंट नहीं खोलेगा, क्योंकि बेटा इस पर जनरली बैंक इंटरेस्ट नहीं देता। जनरली नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन दिस डिपॉजिट। इस डिपॉजिट पर बैंक इंटरेस्ट नहीं देता। बेटा आपने मनी जमा करी, आप सोचिए ना, बैंक के पास आप अकाउंट होल्डर है, मनी जमा करी और आपको बैंक ने क्या बोल रखा है कि भाई आप जब चाहे तब मनी विड्रॉ कर सकते हो। आपने जो मनी जमा की है वो बैंक से आप जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब आपने जो मनी डिपॉजिट की है वो बैंक के पास जो है वो बैंक आपके लिए उस मनी को हमेशा बैंक में रखेगा, रेडी रखेगा, क्योंकि आप पता नहीं कब मांगने आ जाओ। तो बैंक उस मनी को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा। हम बात सोचें तो उल्टा बैंक को तो आपको इंटरेस्ट देना, क्या आपको उसके लिए चार्ज करना चाहिए। आपकी मनी वो बैंक सेफ रख रहा है, आपकी मनी आपके पास सेफ नहीं है, बैंक में सेफ है। और जब चाहे तो आप मनी वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, चाहे किसी को चेक इशू कर सकते हो। तो फिर इस अकाउंट में जो मनी डिपॉजिट है उस पर बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, क्योंकि बैंक को आपके लिए मनी हमेशा तैयार रखनी पड़ती है। पता नहीं ये डिपॉजिटर कभी भी मांगने आएगा और हमें उसे मनी देनी होगी। तो बैंक इस डिपॉजिट पर जनरली इंटरेस्ट नहीं देता। ठीक है, हाँ, यदि किसी पर्सन ने इसमें गारंटी दी है कि हम इसमें मिनिमम हमारा बैलेंस 20 लाख रुपीस बैलेंस रखेंगे ही, 10 लाख रखेंगे ही, उसको हम हमेशा उसको कभी भी विड्रॉ नहीं करेंगे, तो बैंक उस जो गारंटेड डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट दे दे, अलग बात है। पर जनरली बैंक करंट अकाउंट में जो बैलेंस जमा होता है
जो डिपॉजिट होता है उस पर बैंक जनरली इंटरेस्ट नहीं देता। ओके, तो ये है करंट अकाउंट। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये जो करंट अकाउंट है, बेटा करंट अकाउंट की हम बात करें, करंट अकाउंट में दो तरह के बैलेंस हो सकते हैं करंट अकाउंट में। एक क्रेडिट बैलेंस और एक डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मीन्स डिपॉजिट ऑफ कस्टमर, और ये बैंक के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। ये बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी। ये मनी कस्टमर की बैंक में जमा है। बैंक की बुक्स में बैलेंस चल रहा है क्रेडिट, मीन्स कस्टमर ने बैंक में मनी डिपॉजिट की है, तो वो कस्टमर का मनी है और वो बैंक को जब चाहे तब, मतलब बैंक को वो मनी कस्टमर के लिए हमेशा रेडी रखना है। तो ये बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि मनी कस्टमर की बैंक में जमा हुई है, तो ये बैंक की लायबिलिटी है। ये है करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। और करंट अकाउंट का डेबिट मतलब जितनी मनी जमा है उससे ज़्यादा उसने विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर मनी क्या है, मनी कस्टमर ने ज़्यादा विड्रॉ कर रखी है। तो बेटा यहाँ पर ये है मनी ओवरड्रॉन। ये जो ओवरड्रॉन मनी है ये है डेबिट बैलेंस, मतलब बैंक को कस्टमर से लेना है। ये बैंक के लिए क्या है, अब यहाँ पर ये बैंक के लिए दो तरह के अकाउंट होते हैं बेटा, इसमें ओवरड्राफ्ट और सीसी क्रेडिट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीसी। बेटा ये बैंक के लिए क्या है, ये दोनों बैंक के लिए क्या है, एसेट्स है। बैंक को कस्टमर से मनी लेना है, क्योंकि कस्टमर ने मनी, बेटा इसके बारे में थोड़ा सा बाद में समझेंगे, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया कि करंट अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी। यदि बैलेंस क्रेडिट है मतलब पब्लिक का वहाँ मनी पड़ा हुआ है, कस्टमर का मनी बैंक में जमा है, तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो कस्टमर की डिमांड पर पेबल है। और एक डेबिट बैलेंस मीन्स बैलेंस जितना है कस्टमर का उससे ज़्यादा कस्टमर ने ड्रॉ कर रखा है, तो ये बैंक के लिए असेट्स है, क्योंकि कस्टमर से वापस लेना है। अब ये जो ओवरड्रॉन है ये ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, और सीसी लिमिट कैश क्रेडिट, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा बाद में, अभी कुछ समय बाद ही। तो ये हमने समझा बेटा करंट अकाउंट। तो हम बात कर रहे थे कि बैंक किस किस अकाउंट में डिपॉजिट लेता है, तो हमने पहला देखा करंट अकाउंट, और इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है बेटा। अगला होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट बेटा, सेविंग अकाउंट ये है फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग ऑफ मनी बाय कस्टमर। बेटा यहाँ पर कस्टमर मनी जमा, जैसे एक हाउस वाइफ है, उसको कुछ मनी इकट्ठा करना है, और वो मनी घर में नहीं बल्कि सेफ बैंक में रखना चाहती है। वो चाहती है कि जो मनी उसको घर खर्च के लिए मिली है उसमें जो बचा है वो सेफ रहे, और उस पर वो अर्न भी करे, और वो मनी एक्यूमुलेट करे, इकट्ठी करे। तो वो मनी घर पर रखने की बजाय क्या करेगी, वो हाउस वाइफ, वो लेडी सेविंग बैंक अकाउंट खोलेगी और वह मनी जमा करती रहेगी, उस पर उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा। यहाँ पर कभी 2,000 जमा किया, कभी 10,000 जमा किया, कभी 5। इसमें डिपॉजिट ज़्यादा होता है, विड्रॉल कम होता है, क्योंकि पर्पस क्या है बेटा, सेविंग मतलब मनी को इकट्ठा करना। तो इसमें से विड्रॉवल कम होता है। इवन बैंक की तरफ से विड्रॉवल की भी एक लिमिट होती है कि आप वीक में कितनी बार विड्रॉ कर सकते हो। आपको इसमें विड्रॉवल की एक लिमिट होती है, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन स्मॉल सेविंग को एक्यूमुलेट करने के लिए जो अकाउंट खोले जाते हैं वो होते हैं सेविंग अकाउंट। जैसे एक सैलरीड पर्सन है, उसकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है, तो उसके लिए अकाउंट कौन सा खोलेगा, सेविंग अकाउंट खोलेगा। वहाँ उसकी सैलरी जमा होगी, और जैसी जमा होगी उसमें से वो जितना खर्च करेगा वो विड्रॉ करेगा, बाकी पर उसे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और मनी उसकी बैंक में जमा रहेगी। तो वो सैलरी अकाउंट जनरली खोलेगा सेविंग में, उसके लिए वो करंट अकाउंट नहीं खोलेगा, क्योंकि करंट अकाउंट में तो बिजनेसमैन खोलते हैं जिस पर उसे इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। तो एक सैलरीड व्यक्ति जो अपनी सैलरी को बचा कर रखना चाहता है वो खोलेगा सेविंग अकाउंट। एक हाउसवाइफ जो अपनी सेविंग को बचाना चाहती है
वो भी सेविंग अकाउंट। कोई भी व्यक्ति अपनी स्मॉल सेविंग्स को एक्यूमुलेट करना चाहता है, सेव रखना चाहता है, उस पर अर्न भी करना चाहता है भले नॉमिनल इंटरेस्ट, तो वो खोलेगा सेविंग अकाउंट। जनरली इस पर इंटरेस्ट बैंक देती है और वो काफ़ी कम रेट से। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट is payable by bank, but at very लो रेट। बैंक इस पर ब्याज देती है लेकिन काफ़ी कम रेट से, क्योंकि ये मनी भी बैंक से वो कस्टमर विड्रॉ कर तो सकता है कभी भी, लेकिन चूंकि इसमें मनी के विड्रॉवल का एक लिमिट होता है कि आप चाहोगे दिन में 10 बार चेक इशू कर दो, इससे विड्रॉवल के लिए वो अलाउ नहीं है। तो इसमें भी मनी बैंक की जो बैंक के पास रहती है वो हमेशा बैंक के पास नहीं रहती, कस्टमर उसको भी विड्रॉ कर सकता है, इसलिए इस पर बैंक इंटरेस्ट देता है लेकिन काफ़ी कम रेट से। ठीक है, तो बेटा इससे कोई बिजनेसमैन सोचता है कि मेरी मनी बिजनेस की मनी में जमा कर दूँ सेविंग में और वहाँ से चेक इशू करूँगा कस्टमर को, अपने सप्लायर को, तो वो बैंक अलाउ नहीं करेगा। बिजनेसमैन के लिए अकाउंट खोलेगा करंट और बाकी सबके लिए सेविंग अकाउंट। तो बेटा हमने ये पढ़ा सेविंग। एक तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट दैट इज टर्म डिपॉजिट। यहाँ पर बेटा आप जानती हैं एफडी, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं एफडी। इट इज डिपॉजिट फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये मनी 3 महीने, 90 दिन, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। टर्म मतलब फॉर स्पेसिफिक टर्म, है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या है टर्म डिपॉजिट, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है इसलिए इसका नाम टर्म डिपॉजिट है या एफडी है। और ये मनी जो जमा होती है ये बैंक के पास ज़्यादा परमानेंट होती है। यदि किसी व्यक्ति ने एफडी कर दी 5 ईयर की, तो बैंक निश्चित है कि वो मनी 5 साल तक वो व्यक्ति शायद विड्रॉ ना करे, तो बैंक 5 साल तक इस मनी को यूज़ कर सकती है लेंडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, और उस पर अच्छा खासा अर्न कर सकती है। क्योंकि बैंक के पास ये मनी फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड होती है। बैंक को पता है कि मुझे ये मनी 90 दिन बाद देनी है, 3 साल बाद देनी है, 1 साल बाद देनी है, 2 साल बाद देनी है, तो बैंक उसको ज़्यादा प्रॉपरली यूज़ कर सकता है लेंडिंग पर्पज़ के लिए, और उससे अच्छी खासी मनी, उससे अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कर सकता है बैंकिंग बिजनेस में इस मनी को यूज़ करके। क्योंकि बैंक इस मनी को यूज़ करता है इनकम जनरेट करने के लिए, तो इस पर इंटरेस्ट भी बैंक देता है, वो भी अच्छी खासी रेट से। तो इस पर इंटरेस्ट पेबल है एट ए हायर रेट। इंटरेस्ट ऑन एफडी इज पेबल एट हायर रेट। इस पर इंटरेस्ट हायर रेट से पेबल होता है। ठीक है बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं हम फिक्स डिपॉजिट या टर्म। तो बेटा हमने 3 तरह के अकाउंट देख लिए। एक तो करंट अकाउंट, तो बेटा अब यहाँ पर हमने देखा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट। ठीक है, ये तीनों को मिलाकर अब यहाँ पर जो हमने बात की है डिमांड, इसको हम इन शॉर्ट, अब यहाँ इन शॉर्ट बात करें, डिमांड डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, ये हो गए बैंक के टोटल डिपॉजिट्स। या इसको बोलते हैं डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये टर्म याद रखिएगा बेटा, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बेटा ये है डिमांड लायबिलिटी और ये है टर्म लायबिलिटी, और ये तो
दोनों कैटेगरी में आता है। तो ये भी डिमांड पर पेबल होता है, पर ये कुछ ज़्यादा समय तक रहता है बैंक के पास। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिमांड की है, कुछ टर्म की, तो ये दोनों का बीच का है। तो दोनों को मिलाकर बोलते हैं डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ओके, तो तीनों डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट प्लस फिक्स डिपॉजिट, दैट इज कॉल्ड टर्म डिपॉजिट, मतलब होते हैं टोटल डिपॉजिट। और टोटल डिपॉजिट का एक नाम और क्या है जो आपको याद रखना है बेटा, वो है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। बैंक के पास बैंक को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा जो रिसोर्स होता है वो यही होता है। बैंक जो बिजनेस करता है वो इसी मनी से करता है। वो पब्लिक से डिमांड डिपॉजिट लेता है, सेविंग डिपॉजिट लेता है या फिक्स डिपॉजिट लेता है, और इसी मनी से बैंक बिजनेस करता है। इसी मनी को वो लैंडिंग में यूज़ करता है, इसी मनी से बैंक इन्वेस्टमेंट करता है, इसी मनी से बैंक कमाता है, इसी मनी से बैंक अपना बिजनेस रोटेशन चलाता है। तो यही बैंक का जो मेन फ्लो है, कैपिटल, बिजनेस चलाने की जो कैपिटल का मेन सोर्स है बेटा वो ये है टोटल डिपॉजिट्स, और इसको क्या बोलते हैं, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ओके, ठीक है बेटा। अब ये तो हमने बात करी बैंक कहाँ कहाँ से मनी लाता है, वो हमने देख ली। डिमांड डिपॉजिट में लाता है, सेविंग में लाता है, एफडी से लाता है, ये बैंक के टोटल डिपॉजिट, इसको हमने बोला है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब बेटा इस मनी को बैंक देता कहाँ है, तो मनी हमने कही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, वो हमने समझ लिया। अब यहाँ पर लेंडिंग, अब यहाँ पर बैंक लेंडिंग, हमने क्या कहा था, बैंक इस मनी को लेकर क्या करता है, उधार देता है। बेटा ये बात ज़रूर है कि आजकल बैंक सिर्फ यही नहीं करता, लेकिन ट्रेडिशनल मतलब सबसे बैंक का जो सबसे ट्रेडिशनल वर्क है वो यही है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और पब्लिक को ही लोन देना, उनको ही उधार बांटना, यही बैंक का मेन प्राइमरी वर्क हुआ करता था। लेकिन आजकल बेटा बैंक है ना बहुत सारे काम करते हैं, ढेर सारे, पर चूँकि अभी हम वो सब नहीं पढ़ पाएंगे इतने कम और हमारे सिलेबस में वो है भी नहीं, तो हमें तो बेटा जो ट्रेडिशनल वर्क है बैंक का वही पढ़ना है। और ट्रेडिशनल क्या है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उधार देना। तो बेटा बैंक उधार किस किस तरह से देता है, लैंडिंग की क्या क्या वैरायटी है, ठीक है बेटा, हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लैंडिंग के लिए बेटा वो नंबर 1 सीसी, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। बेटा कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, बेटा कैश क्रेडिट, अब इसको हम इतना थ्योरी बेटा लिख नहीं पाएंगे, फटाफट समझ लेते हैं सीसी लिमिट क्या होता है। जैसे बड़ा एक व्यक्ति ने अकाउंट खोला बैंक में, ये हम एक काम करते हैं ना, ईसीसी के लिए समझते हैं, ये बुक्स ऑफ बैंक है, बुक्स ऑफ बैंक। अब कोई भी बैंक है बेटा, हमने ना बहुत थ्योरी नहीं पढ़ना है अभी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास है प्रैक्टिकल। तो इसमें जो नेशनलाइज बैंक, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, ये बैंक, वो सब बेटा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ रहे हैं रादर देन थ्योरी। तो बेटा बुक्स ऑफ बैंक है, एक कस्टमर का अकाउंट खोला गया, एक कस्टमर आया, उसने अकाउंट खोला, मान लीजिए वो है कोई भी कंपनी ने अकाउंट खोला बैंक में, तो कंपनी का नाम है सिल्वर लिमिटेड, इस नाम से बैंक में अकाउंट खुला, ठीक है बेटा। और ये है करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट है, उसने बैंक मनी जमा की, जैसे अकाउंट खुलता है ना बेटा, तो सबसे पहले तो अकाउंट में वो मनी जमा करेगा। तो जब मनी जमा होगी तो बैंक में एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट टू सिल्वर लिमिटेड बाय कैश। ये 5 लाख रुपीज़ से अकाउंट खुला, ठीक है बेटा, ठीक है, अकाउंट खुल गया। तो ये बैंक में 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट आया, तो ये बैंक का क्या हो गया, लायबिलिटी। ये बैंक का लायबिलिटी है क्योंकि 5 लाख कस्टमर का रुपया जमा है। और यहाँ करंट अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है बेटा, यहाँ बैलेंस आएगा ना, टू बैलेंस, अभी की डेट में क्या आ रहा है, टू बैलेंस CD यहाँ पर आ रहा है। 5 लाख यहाँ क्रेडिट हुआ है तो बैलेंस तो यहाँ आ रहा है ना बेटा, तो ये बैलेंस क्या कहा जाएगा, आएगा डेबिट में पर कहे जाएगा इसको क्रेडिट बैलेंस। ये बैंक के लिए है क्रेडिट बैलेंस, और ये है करंट अकाउंट का डिपॉजिट, और ये है बैंक की लायबिलिटी, पब्लिक का, कस्टमर का, ये मनी बैंक के पास डिपॉजिट है, तो ये बैंक के यहाँ लायबिलिटी है। तो क्या आ रहा है बेटा, करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस। और मैंने क्या बताया था, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक की
देखो मैंने बताया था करंट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक के लिए क्या है, ये कस्टमर का डिपॉजिट है और ये बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है बेटा, ये है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर अभी तो मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ पर कस्टमर के यहाँ बैलेंस कंपनी में बैंक में चल रहा है ₹5 लाख बाय बैलेंस। ठीक है, अब करंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कस्टमर बैंक के लिए काफ़ी रेपुटेड कस्टमर है और ये कस्टमर का अकाउंट सिल्वर लिमिटेड का अकाउंट बैंक में पिछले 4 साल से चले आ रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या बेटा, बैंक के पास एक इस सिल्वर लिमिटेड का एक चेक आता है। सिल्वर लिमिटेड ने कोई चेक इशू किया है और वो चेक बेटा 5,20,000 का है। चेक आया है सिल्वर लिमिटेड का, इश्यूड चेक ऑफ ₹5,20,000। अब बैलेंस है ओनली 5 लाख और चेक आ गया 520 का। तो बैंक चाहे तो ये चेक जो सिल्वर लिमिटेड ने इशू कर दिया 520 का, जबकि उसके यहाँ बैलेंस 5 लाख ही है, तो बैंक चाहे तो ये चेक डिसऑनर कर सकता है, रिटर्न कर सकता है कि भाई बैलेंस नहीं है, आपका बैलेंस सिर्फ 5 लाख है जबकि चेक आपका 520 का है। लेकिन बैंक मैनेजर को लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, 3-4 साल से हमारी कस्टमर है, आज इसका डायरेक्टर अभी आउट ऑफ इंडिया है, फॉरेन है, और इसका चेक आ गया, 3 दिन में वो लौट के आने वाला है। यदि ये चेक बाउंस कर दिया तो कस्टमर की रेपुटेशन को नुकसान होगा, या कस्टमर का कोई डील कैंसिल हो जाएगी, या कोई ऑर्डर उसका कैंसिल हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट टेंडर कैंसिल हो जाएगा। तो बेहतर है ये चेक क्लियर कर दे। तो बेटा बैंक ने वो चेक 520 का क्लियर कर दिया, बैंक ने वो चेक क्लियर कर दिया मैनेजर ने विदाउट एनी मतलब सिक्योरिटी और कोई रिस्क, अपनी रिस्क पर, कि ठीक है कस्टमर आएगा 3 दिन बाद, उसको कहेंगे भाई हमने आपका चेक 520 का इशू क्लियर कर दिया है, और जबकि आपका बैलेंस 5 लाख था, आपका 20,000 ओवरड्रॉन हो गया, आप 20,000 एज अर्ली एज पॉसिबल जमा कर दें विद इन 1 और 2 डेज। तो ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर बैंक के यहाँ पर बैंक की बुक्स में सिल्वर लिमिटेड का बैलेंस क्या आ गया, डेबिट। क्या आ गया बेटा, डेबिट बैलेंस आ गया। अब बैंक को सिल्वर लिमिटेड से 20,000 लेना है, तो ये है करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस। इट विल बी कॉल्ड डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। डेबिट मतलब बैंक के लिए असेट है और बैंक को कस्टमर से 20,000 लेना है, डेफिनेटली इसको कहते हैं बेटा। अब ये 20 जो ओवरड्रॉन है, जो BCR ओवरड्रॉन है, इसी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। ठीक है बेटा, ये हुआ ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये तो हमने समझा बेटा। अब लेकिन अब दूसरा, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है यही सिल्वर लिमिटेड, इसका बैलेंस 5 लाख है, इसने बैंक में एप्लीकेशन लगाई, बैंक में लीगल जो उसने पेपर वर्क कंप्लीट किया और अप्लाई किया कि मेरा बैलेंस कुछ भी हो, मुझे 40 लाख रुपीस तक के 40 लाख रुपीस तक का ओवरड्रॉन की इजाज़त दी जाए। मेरे बैलेंस में, मेरे अकाउंट के बैलेंस में बैलेंस ना हो तब भी मेरे अकाउंट से 40 लाख तक के चेक क्लियर किए जाएं विदाउट एनी बैलेंस, मतलब मुझे 40 लाख तक के ओवरड्रॉन की परमिशन दी जाए। बैंक मैनेजर के पास ये एप्लीकेशन आती है, बैंक मैनेजर इससे कुछ बिल्डिंग या कोई भी असेट की सिक्योरिटी रखकर ये लिमिट 40 लाख की ओवरड्रॉन की जो एक अमाउंट है, 40 लाख रुपीस ओवरड्रॉन की लिमिट है, वो परमिट कर देता है। बैंक मैनेजर इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है कि यस यू कैन ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹40 लाख विदाउट बैलेंस, यू कैन ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹40 लाख। अब यदि मैनेजर ने पेपर फॉर्मेलिटी के द्वारा सिक्योरिटी रखकर 40 लाख की लिमिट, ओवरड्रॉन लिमिट सैंक्शन कर दी, परमिट कर दी, तो इसको कहते हैं CC लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट। अब देखिए 40 लाख रुपीज़ की जो लिमिट परमिट की है, अब इसका मान लो इसने सिल्वर लिमिटेड चेक इशू किया एक्स एंड कंपनी के नाम पर, 7 लाख का चेक इशू कर दिया। अब मैनेजर अब एक बार लिमिट सैंक्शन कर दी, तो अब उसे मैनेजर को चेक को डिसऑनर करने का राइट नहीं है। विदाउट बैलेंस उसे 40 लाख तक का अमाउंट ओवरड्रॉन की लिमिट उसने चूँकि दे ही दी है, तो अब वो 40 लाख के ओवरड्रॉन तक तो चेक बाउंस नहीं कर सकता, चेक डिसऑनर नहीं कर सकता। विदाउट बैलेंस वो चेक क्लियर, तो अभी 5 लाख का बैलेंस था और चेक आया 7 का,
बैंक क्लियर डेफिनेटली करेगा। अभी भी अब बैलेंस कितना आ रहा है, 2 लाख। ये भी तो ओवरड्रॉन है, ये भी ओवरड्रॉन है बेटा। पहले वाले केस में 20,000 ओवरड्रॉन था, यहाँ 2 लाख का ओवरड्रॉन है। पर ये जो ओवरड्रॉन है इसको सीसी लिमिट कहा जाएगा, कैश क्रेडिट लिमिट, क्योंकि यहाँ पर ये जो ओवरड्रॉन है ये प्री डिसाइडेड सैंक्शन लिमिट के अंदर है, प्री डिसाइडेड सैंक्शन लिमिट के अकॉर्डिंगली है। तो इसको हम ओवरड्राफ्ट नहीं कहते हैं, है ये भी ओवरड्रॉन, है ये भी ओवरड्रॉन, लेकिन इसको ओवरड्राफ्ट की बजाय क्या कहा जाता है, कैश क्रेडिट लिमिट। तो बेटा ये भी क्या है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये भी करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये भी बैंक के लिए असेट्स है, ये भी बैंक को कस्टमर से लेना है, लेकिन ये प्री डिसाइडेड लिमिट के अकॉर्डिंगली ओवरड्रॉन हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं सीसी अकाउंट। ठीक है तो ये हमने समझा सीसी ओवरड्राफ्ट। तो बेटा सीसी ओवरड्राफ्ट दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या क्या कॉमन है बेटा, दोनों में ही करंट अकाउंट होता है। सीसी में भी, ध्यान दे बेटा, सीसी में भी जो सीसी लिमिट थी इसमें भी करंट अकाउंट है, और ओवरड्राफ्ट में भी करंट अकाउंट था, और यहाँ भी बैलेंस डेबिट है, सीसी लिमिट में भी बैलेंस डेबिट है, और ओडी में भी बैलेंस डेबिट था। बस फिर फ़र्क क्या है, वो 20,000 जो ओवरड्रॉन था वो विदाउट एनी प्री डिसाइडेड सैंक्शन लिमिट, उसके लिए मैनेजर ने कोई पहले से लिमिट सैंक्शन नहीं कर रखी थी, और मैनेजर चाहता तो उस चेक को बाउंस भी कर सकता था, तो वो था ओवरड्राफ्ट। और यहाँ पर मैनेजर ने एक लिमिट सैंक्शन कर रखी है, और उस लिमिट के अंदर ही वो चेक क्लियर करेगा, तो फिर ये कहा जाएगा कैश क्रेडिट लिमिट। ठीक है बेटा, तो ये हमने समझा रिगार्डिंग ओवरड्राफ्ट। पर दोनों ही बैंक के द्वारा दिए गए एडवांसेस हैं, दोनों, इसको हम लैंडिंग या इसको बोल सकते हैं बेटा एडवांसेस, इसको हम एडवांसेस कहेंगे बैलेंस शीट वगैरह में। तो बैंक के एडवांसेस का पहला तरीका सीसी एंड ओवरड्राफ्ट, और ये बेटा होता है, ये है ऑलवेज, इसमें आपको ये मैंने फ़र्क बता दिया, दोनों में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है। बेटा आप अपने अपने हिसाब से इसको लिख लेना। इसमें ये एक्चुअल में है क्या, क्रेडिट बैलेंस, सॉरी इट इज़ डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इट इज़ डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। बेटा ये है बैंक का डेबिट बैलेंस, मतलब ये है बैंक के लिए क्या है, असेट, ये बैंक के लिए असेट से, एडवांसेस मतलब बैंक के द्वारा दिया गया लोन है, ये लोन्स एंड एडवांसेस लैंडिंग। तो ये भी बैंक का एक लोन देने का तरीका है, सीसी एंड ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक इस पर ओवरड्राफ्ट पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट से, ज़्यादा हाई रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि बैंक मैनेजर ने एक रिस्क उठाकर विदाउट एनी सिक्योरिटी ओवरड्रॉन परमिट कर दिया है अपनी रिस्क पर, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो भी हेवी रेट से। और सीसी लिमिट पर एक प्री डिसाइडेड लिमिट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा सीसी लिमिट और ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ठीक है बेटा, अब दूसरे अकाउंट, ये तो हमने पढ़ा सीसी लिमिट एंड ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा होता है बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, ये भी बैंक का उधार देने का तरीका है। फिर ये तो आप जानते हैं बैंक क्या करता है, जैसे बैंक कस्टमर के बिल खरीद लेता है, यानी कस्टमर के बिल को डिस्काउंट करता है, तो बैंक क्या करता है, BR डेबिट, मान लो BR आया 5 लाख रुपीज़ का, ये बैंक की बुक्स में एंट्री हो रही बेटा, वो 5 लाख में से कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, कस्टमर के अकाउंट डिपॉजिट कर दिया 480, और बाकी क्या बैंक का, इसका क्या हो गया, बैंक की इनकम। बैंक ने 5 लाख वाला बिल खरीद लिया कस्टमर को 480 देकर, 20 हज़ार का क्या कर लिया, डिस्काउंट काट लिया। आप जानती हैं ना बेटा कि बैंक बिल की डिस्काउंटिंग करता है। बैंक ने 5 लाख का बिल डिस्काउंट किया है 20,000 के डिस्काउंट पर, या बैंक ने 5 लाख का बिल परचेज कर लिया है 480 कस्टमर को देकर, तो ये है बिल डिस्काउंटिंग। अब बेटा ये भी तो बैंक के द्वारा दिया गया लोन ही तो है। अब ये जो BR है, ये BR बैंक के लिए क्या है बेटा, ये BR जो है ये बैंक के लिए क्या है, एडवांसेस, ये बैंक के लिए क्या है, असेट्स। ड्यू डेट पर ये बिल प्रेजेंट करते ही बैंक को किसी से 5 लाख मिलेगा तो ये बैंक को 5 लाख किसी से लेना है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 90 दिन बाद, जो भी इसकी मैच्योरिटी डेट है, बैंक को इसकी मनी मिलनी है।
बैंक ने मनी दी है आज, कस्टमर के अकाउंट में आज ये मनी क्रेडिट कर दी, पर बैंक को ये मनी मिलेगी कब? 90 दिन, 60 डेज, 40 डेज, जितने भी दिन का ये बिल है, बिल की मैच्योरिटी पर बैंक को पेमेंट मिलेगा इस BR का। तो ये BR बैंक के लिए क्या है? असेट। ये BR बैंक के लिए क्या है? एडवांसेस। बैंक ने इस अकाउंट ऐसा करके किसी कस्टमर को लोन दिया है, बैंक ने पेमेंट आज दिया है और बैंक को मिलेगा आफ्टर 40 डेज, 60 डेज, 90 डेज, जो भी है। तो एक तरह से ये भी बैंक के द्वारा दिया गया लोन एंड एडवांसेस ही है। इसको हम बोलते हैं बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। ठीक है बेटा। और फिर एक होता है टर्म लोन। टर्म लोन, ये लोन बैंक ने दिया है, लोन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, लोन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, 10 साल का लोन, 7 साल का लोन। जैसे कि बेटा ये होता ना, फॉर एग्जांपल हाउस लोन, मकान बनाने के लिए लोन दिया है, पेमेंट आएगा 15 साल में। कार लोन दिया, पेमेंट आएगा 3 सालों में। तो बेटा ये सब है टर्म लोन, ये लोन है फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। बेटा ये जो CC लिमिट वाला लोन है वो भी हम समझेंगे अभी और आगे, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो बेटा हमने बैंक जो एडवांसेस देता है वो 3 हेड में रहता है, CCN, ओवरड्राफ्ट, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, ये भी बैंक का उधार देने का तरीका है, और टर्म लोन तो बैंक देता ही है। तो ये बैंक के तरीके हैं कि किस किस तरह। बेटा वैसे तो बहुत वैरायटी है, गोल्ड लोन देता है बैंक, एजुकेशन लोन देता है बैंक, एग्रीकल्चर लोन देता है किसान, कई तरह की स्कीम में लोन देता है बेटा, पर हमें उतनी डिटेल में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। तो बेटा हमने अभी तक 2 चीज़ पढ़ ली। 2 चीज़ क्या पढ़ ली? ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, अभी हमने पढ़ के लिया। इसको हम जस्ट रिविज़न के लिए कि हमने बैंक की मेन वर्क क्या है? पब्लिक से डिपॉजिट लेना और लोगों को एडवांसेस देना, है ना बेटा। बैंक से, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और कस्टमर को डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बोल सकते हैं, वो भी कस्टमर ही होते हैं, फ्रॉम पब्लिक, और यहाँ पर एडवांसेस टू कस्टमर। ठीक है बेटा। इसमें हमने क्या देखा? डिपॉजिट के लिए एक तो मैंने बताया था करंट अकाउंट, हम ये रिवीजन कर रहे हैं, करंट अकाउंट, और ये होता है, और फिर एक होता है सेविंग अकाउंट, और एक होता है FD। इसको मिलाकर क्या बोलते हैं? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो बेटा एडवांस देता किस किस हेड में? हमने क्या क्या देखा? CCN, ओवरड्राफ्ट, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, ये भी उधार देने का तरीका है, और टर्म लोन, टर्म लोन। बेटा बैंक यहाँ से मनी लेता है और यहाँ मनी अप्लाई करता है, इस पर ब्याज देता है, इस पर उसे ब्याज मिलता है। ब्याज देता बहुत कम रेट से है, मिलता काफ़ी ज़्यादा रेट से है। डिपॉजिट पर इंटरेस्ट इस पर तो देता ही नहीं है, इस पर भी काफ़ी लो रेट, इस पर देता है हाई रेट। तो बैंक को ब्याज देना कम पड़ता है डिपॉजिट पर उसे मिलता बहुत ज़्यादा है। बेटा इसका डिफरेंस ही बैंक की इनकम होती है, जिसमें से बैंक खर्चे घटाकर नेट प्रॉफिट निकालता है। खैर वैसे बैंक बहुत सारे काम भी करता है इसके अलावा भी। तो बेटा ये तो हमने पढ़ा कि बैंक की जो ट्रेडिशनल एक्टिविटी है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लेंडिंग मनी टू कस्टमर, ये है बैंक का ट्रेडिशनल वर्क, जिसको हमने भी समझा है। ठीक है बेटा, ये समझने के बाद हम और आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक बेटा आपको पूरे चैप्टर में काम आने वाला है कि बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें आएंगी। ये एडवांसेस भी हमें याद रखने पड़ेंगे कि किस किस हेड में दिए हमने एडवांसेस। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बेसिक प्रोविजन पढ़ते हैं। बेसिक प्रोविजन बेटा चूँकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से कवर है ये चैप्टर, तो हमें अकॉर्डिंगली हमें एक्ट के कुछ प्रोविज़न भी पढ़ने पड़ेंगे जो हमें काम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में और अदर क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो बैंकिंग में कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, छोटे छोटे वैरायटी के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, क्वेश्चन छोटे होते हैं जनरली,
एक्सेप्ट बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन छोड़ दो, तो बाकी सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वो सब लॉ रेगुलेटेड है, ठीक है बेटा। तो हमें इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से लिख कर समझनी पड़ेगी और उसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बेटा नया पॉइंट क्या पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब अदर बेसिक। बेटा सबसे पहले कैश रिजर्व। कैश रिजर्व बेटा आपने भी कभी पढ़ा होगा, CRR, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट या कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, CRR, कैश रिजर्व रेशो बोल दो इसको, ठीक है। और बेटा ये क्या है, और बेटा ये इसका परसेंटेज क्या है वो हम समझते हैं। यहाँ पर बैंक इज रिक्वायर्ड, बेटा हम बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं और इतना ही काफ़ी है मेरे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश रिजर्व at the rate of 3% of its demand and time liabilities. Demand and time liabilities, ये क्या है समझते हैं इसको। जो ये बैंक की जो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी बेटा ये हमने जो पढ़ी ना, करंट अकाउंट में मनी जमा है, सेविंग में जमा है, FD में जमा है, ये बैंक की टोटल लाइबिलिटी हुई। जो कस्टमर से, पब्लिक से बैंक के पास मनी जमा आई हुई है बेटा, ये सब जो मनी जमा आई हुई है अलग अलग अकाउंट में, इसको हम बोलते हैं डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। इसका 3% बैंक को अपने पास कैश में रखना होता है, कैश मेंटेन करनी पड़ती है। और बेटा ये जो कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है जनरली विथ रिजर्व बैंक, या जनरली बेटा ये रिजर्व बैंक में होता है। ये क्या है समझते हैं बेटा। देखिए बेटा ये है कैश रिजर्व CRR। बेटा ये परसेंट पहले 4 था, अभी 3 है। आप एग्ज़ाम लेंगे उसमें तो ये 3 ही रहेगा, लेकिन बेटा फिर भी आपके रिविजनरी में ये परसेंटेज आपको मिलेगा। यदि कुछ चेंज आ जाए और भी तो आप उसको चेक कीजिएगा, पर अभी ये हम मान सकते हैं कि जो है रिजर्व ये है 3%। पहले ये था 4% पर, अब कितना है बेटा 3%। अब बेटा ये क्या है, रिजर्व बैंक सारे बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के रखता है कि जितने उनके पास डिपॉजिट आए हैं उसका 3% वो RBI को दे दें या RBI के लिए अपने पास रख लें। RBI के उसको RBI की डिपॉजिट मान लीजिएगा, वो RBI के लिए मनी अपने पास रख ले। अब ये बेटा क्या होता है, जैसे बैंक A है, B है, C है, D है, F है, G है, H है, M है, S है, ये बहुत सारे बैंक है बेटा। इसके डिपॉजिट का, इसके 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 ये इनके सबके डिपॉजिट का, इनके पास जो डिपॉजिट पब्लिक से आया हुआ है इसका 3% ये कहाँ जाएगा, विथ RBI, विथ RBI। बेटा आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक सारे बैंक को कंट्रोल करता है। ये जैसे होता है ना भीष्म पितामह, ये सारे RBI मतलब गवर्नमेंट बैंकर है और ये बैंकों का बैंक है। बेटा अब ये RBI जो है ये सारे बैंक को क्या बोलता है कि आपको जो डिपॉजिट मिले हैं उसका 3% हमारे पास भेज दो। उसका 3% भले वो RBI में जमा ना करे डेली, लेकिन वो बैंक में मनी रहेगी RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से, RBI के लिए। तो बेटा ये मनी जो विथ RBI है डिपॉजिट का 3%, इसका पर्पस क्या है बेटा। कल को ऐसा होता है कि मान लो ये बैंक जो RBI की छत्र छाया में है, जैसे मैंने लिखा A बैंक, B बैंक, C, D, F, G, H, M, N, O, P, ये सारे बैंक RBI की छत्र छाया में है। इनको कहा गया कि अपने डिपॉजिट का 3% RBI को भेज दो, या उनके ही रहे लेकिन वो RBI की ही मनी मानी जाएगी, उसको बैंक यूज़ नहीं कर पाएगा, उससे बैंक उस मनी को किसी और को उधार नहीं दे पाएगा, उससे लैंडिंग नहीं कर पाएगा, उससे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा,
वो मनी वो आरबीआई के लिए अपने पास रखेगा। ठीक है बेटा, इसका पर्पस क्या है? फॉर एग्जांपल ये बैंक है एच। बेटा यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाले हुए और यहाँ पर दिक्कत आ गई। बेटा यहाँ पर कुछ भी ऐसा हुआ कि पब्लिक से डिपॉजिट आया इसके पास, इसने सबको उधार बांट दिया। डिपॉजिट आया उधार बांट दिया, डिपॉजिट आया उधार बांट दिया। ठीक है भाई, ये बैंक ने दे दिए बहुत सारे लोन्स और ये बैंक के पास हो गए डिपॉजिट्स। अभी लोन कोई बिल्डिंग लोन है, कोई हाउस लोन है, कोई कार लोन है, कोई इंडस्ट्रियल लोन है, कोई एजुकेशन लोन है, कोई ये लोन है, कोई गोल्ड लोन है, कोई ये है, कोई वो, ये बहुत सारे लोन बांट दिए है ना। बेटा डिपॉजिटर जिनकी मनी इस बैंक ने ली और इस मनी को इधर बांट दिया। अब बेटा ये डिपॉजिटर क्या हुआ, इस बैंक ने जो मनी लोन ने बांटी 2 मिनट के लिए, अब इधर को डिपॉजिटर मनी मांगने आ गया और ये बैंक के पास इसको वापस देने के लिए डिपॉजिटर मनी मांगने आया और इस बैंक के पास डिपॉजिट वापस करने के लिए फंड नहीं है। इसने सारा लोन बांट रखा है। अब जिनको लोन बांट रखा है, बिल्डिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, उनसे कैसे मनी तुरंत मांगे? अब बेटा मनी इसने क्या करा, इस बैंक ने लालच किया, जो मनी मिली डिपॉजिटर से वो मनी लोन में बांट दी। अब बैंक इस पर ब्याज कमा रहा है। अब ये डिपॉजिटर अपनी मनी वापस मांगने आ गए और ये बैंक दे नहीं पा रहा है। अब बैंक ने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि इनसे तुरंत मनी तो मिलेगी नहीं। तो यहाँ कस्टमर हाहाकार मचा रहे हैं कि हमारा मनी लाओ 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 लाओ, हमें चाहिए मनी, और ये बैंक दे नहीं पा रहा है। बेटा ऐसा हो गया तो पूरे बैंकिंग सेक्टर से पब्लिक का भरोसा उठ जाएगा और बाकी बैंकों में भी क्या होगा, डिपॉजिटर सोचेंगे यार एक बैंक डूब रहा है, पब्लिक को डिपॉजिट वापस नहीं कर रहा है, दूसरे डिपॉजिटर भी अपनी अपनी बैंक से डिपॉजिट निकालना शुरू कर देंगे और बैंक की फाइनेंशियल हालत बिगड़ जाएगी। तो बेटा ऐसे केस में क्या होगा, ये जो बैंक के पास सारे बैंकों का पैसा है, 3% ऑफ ए बैंक, 3% ऑफ बी बैंक, 3% ऑफ सी, इस फंड से ये बैंक, इस फंड से आरबीआई इस बैंक को फंडिंग कर देगा। इस फंड से आरबीआई इस बैंक को फंडिंग कर देगा टाइम बिंग, और इस बैंक की इज्जत बचा लेगा, इस बैंक को डूबने से बचा लेगा, और ये बैंक इसको मनी दे देगा और ये उस मनी से अपने डिपॉजिटर को डिपॉजिट वापस कर देंगे। तो ये बैंक डूबने से बच जाएगा क्योंकि इसको आरबीआई ने मदद कर दी, और बैंक बाद में जब ये मनी इनसे आएगी लोन से, वो आरबीआई को वापस दे देगा, तब तक आरबीआई इस पर ब्याज कमाएगा। तो बेटा आरबीआई ने सारे बैंकों से जो 3-3% इकट्ठा किया था, उस मनी से दूसरे बैंक को हेल्प करके उस बैंक को डूबने से बचा लिया। तो बेटा एक तो ये एक्चुअल में हो चुका है। गुजरात में बेटा हुआ था, आईसीआईसीआई बैंक का एक किस्सा हुआ था काफ़ी साल पहले, ऐसे ही हुआ था बेटा। गुजरात में क्या हुआ, आईसीआईसीआई बैंक था, वहाँ पब्लिक डिपॉजिट मांगने गई। आज बैंक ने क्या कहा कि भाई तुम है ना 2 दिन बाद आना, अभी हमारे पास फ़ंड नहीं है। कस्टमर को अजीब लगा, अरे यार 2 दिन बाद बुलाया, बैंक ने कहा फ़ंड नहीं है। 2 दिन बाद वो पहुंचा तो बैंक ने कहा कि भाई अभी 1 दिन और रुक जाओ, आपको मनी हम कल दे देंगे। ऐसा यदि बैंक ने किया तो कस्टमर ये बात मार्केट में फैला देगा कि आईसीआईसीआई बैंक अपने मनी नहीं दे रहा है डिपॉजिटर को। तो जिसको मनी की ज़रूरत नहीं थी वो लोग भी एक्चुअल में डिपॉजिट निकालने पहुंच गए कि अरे कहीं बैंक डूब न जाए और लोगों को मनी दे नहीं रहा है तो हम अपनी मनी जल्दी निकाल लें। तो बेटा जिनको ज़रूरत नहीं थी, जिनको मनी जिन लोगों ने जमा की थी, वो सारे एक साथ पहुंच गए आईसीआईसीआई की उस ब्रांच में, उस बैंक में पैसा निकालने के लिए, और बैंक एक साथ पैसा कहाँ से देगा इतना। तो बेटा आईसीआईसीआई बैंक पर जो फाइनेंशियल एक इशू आया था काफ़ी साल पहले, क्राइसिस, उसको आरबीआई ने हैंडल किया था। अपने फाइनेंस मिनिस्टर तक को आकर के स्टेटमेंट देना पड़ा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैंक डूब रहा है, सबको डिपॉजिट वापस मिलेगा। पर बेटा गवर्नमेंट क्या कर लेगी, ऐसे हर बैंक को गवर्नमेंट थोड़ा फंडिंग करेगी, लेकिन आरबीआई ने उसको फंडिंग की थी और वो बैंक को डूबने से बचाया था। बेटा वो एक लंबा थोड़ा किस्सा है, उसकी हमें टाइम नहीं उसको डिस्कस करने का, लेकिन इस तरह से मैंने बताया। तो एक तो ये हुआ। दूसरा बेटा बैंक आरबीआई ऐसा करके एक काम और करता है बेटा, इसका एक और पर्पस है, इस सीआरआर का एक पर्पस और है। क्या पर्पस है बेटा, देखो ये ए बैंक है, ये बी बैंक है, ये जो भी बैंक है, एक बैंक है ए बैंक। बेटा इसके पास डिपॉजिट जो आया, डेफिनेटली इस डिपॉजिट से इसको 3% उसको रखने पड़ेगा सीआरआर, कैश रिजर्व। और अभी तुम्हें और कुछ और बताऊंगा, कुछ और भी हैं, इतना परसेंट।
बेटा इतनी मनी तो मान लो 100 रुपये उसके पास आया, तो बेटा वो 3 रुपये तो अपने पास रखेगा आरबीआई के लिए, और मैं आपको अभी कुछ और बताने वाला हूँ, कुछ मनी और रखेगा, और बेटा वो पूरी मनी, पूरी 100 में से ये मनी रखकर बाकी की मनी उधार बांटेगा, बाकी से लोन बांटेगा, बाकी से देगा एडवांसेस। तो बेटा बैंक यहाँ पर क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग से बच जाएगा। और मतलब ज़्यादा बिजनेस नहीं करेगा। कहीं बैंक ऐसा ना करे बेटा, यदि ये रूल नहीं होता, सोचो जरा क्या होता। ये केस रिजल्ट का रूल नहीं होता तो बैंक क्या करता, 100 रुपये डिपॉजिट आया, ये 100 रुपये बांट दिया लोन, ये 100 रुपये लोन बांट दिया, फिर 100 रुपये डिपॉजिट आया कहीं से, फिर किसी को लोन दे दिया, फिर किसी ने डिपॉजिट 100 रुपये आया, किसी को लोन दे दिया, फिर किसी को लोन दे दिया, 100 रुपये डिपॉजिट आया, 100 रुपये डिपॉजिट आया, फिर लोन दे दिया। अब बेटा ये लोन, 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 ये लोन ही लोन। बेटा लोन बांटे जा रहा है, बेटा लोन बांटे जा रहा है। क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये खाली बस बेस आया, लिए लोन बेस आया, लोन बढ़ा, ब्याज का अच्छा खासा ब्याज का बेटा, ये मनी लग गया बेटा, ये मनी मांगने वापस आ जाता है। अब बैंक ने अब मनी में क्या कर दिया, तो क्या कर दिया, लोन पे लगा दिया, लोन पे लगा, मनी को भी लोन पे लगा दिया, इसकी मनी को भी लोन पे लगा दिया, मनी को भी लोन पे लगा, मनी को भी लोन पे लगा, मनी को भी लोन पे लगा दिया। बेटा रुपया वापस करे कहाँ से, वापस करे कहाँ से बेटा, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, बैंक पैसा लिया, चाहता इनकम कमाने के लिए डिपॉजिट से लोन, पूरे डिपॉजिट से लोन बांट दिया, पूरे डिपॉजिट लोन बांट देगा, डिपॉजिट लोन बांट देगा, लिक्विडिटी डिस्टर्ब में बैंक, उस केस में बैंक मतलब अपना मतलब ऐसा ना करेगी, सारे ऐसा ना करेगी, सारे बिजनेस में लगा दे, बिजनेस में लगा दे। रूल है कि उसको 3% तो आरबीआई के लिए बचा के रखना पड़ेगा। तो बेटा ये है कि रिक्वायरमेंट, आपको इतना डेप्थ में और जाने की जरूरत नहीं, मैंने इन शॉर्ट बता दिया। बस ये है कि हाँ, आपको कभी कभी किसी बैलेंस शीट में आता है केस रिजल्ट, तो नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या है और ये कितना परसेंट होता है। जो बैंक के पास डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, टोटल डिपॉजिट है, उसका 3% होता है सीआरआर। ठीक है बेटा। एक होता है अगला सीआरआर के बाद लिक्विडिटी रेशो। एक सीआरआर के बाद एसएलआर, लिक्विडिटी रेशो, इसका बिल्टर होता है एसएलआर। तो ये एक है लिक्विडिटी रेशो। बैंक को अपने यहाँ इनफ लिक्विडिटी पे ही मेंटेन करना चाहिए बेटा। कैश इन हैंड रखें या गोल्ड रखें या सिल्वर रखें या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अनकम्प्रेंस मतलब कहीं बताऊंगा मैं बाद में। बेटा ये है अब बैंक को बेटा क्या करना होता है, कुछ मनी कैश में रखनी होती है या गोल्ड में या सिल्वर में या इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड, ये है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो बैंक के लिए अप्रूव्ड है। देखिए क्या होता है बेटा, समझिए। और ये है इट शुड बी, ये हम लिख दो, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इट शेल बी 18% ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बेटा ये कितना है, 18% ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। मतलब क्या है बेटा इसका, बेटा वही वाली बात है, जैसे कस्टमर ए है, कस्टमर बी है, कस्टमर सी है, कस्टमर डी है, कस्टमर ई है, कस्टमर एफ है, ये है कस्टमर, यानी हम कहेंगे डिपॉजिटर। बेटा इससे 100 रुपये आया, इससे भी 100 आया, इससे भी 100 आया, इससे भी 100, इससे भी 100, इससे भी 100, ये आया डिपॉजिट। बेटा आपको पता है कि हर 100 का 3 तो किसके लिए रहेगा, विथ आरबीआई, लेकिन इसका 18%, ये डिपॉजिट का 18%, मतलब इस 100 रुपीज़ में से 18 रुपीज़ बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना होगा। लिक्विड फॉर्म, हर डिपॉजिट का, हर 100 रुपये के डिपॉजिट का 18%
लिक्विड फॉर्म, लिक्विड मतलब ये नहीं कि वो कोल्ड ड्रिंक भर लो या वो आप जो क्या बोलते हो उसको लीकर भर लो, घी भर लो, तेल भर लो, ये लीकर वो वाला लिक्विड नहीं है बेटा कि वो बैंक के ऊपर एक टैंक बनवा लो उसमें लिक्विड लिक्विड भर लो, ऐसा नहीं है, ये वो लिक्विड नहीं है। लिक्विड मतलब लिक्विड रिसोर्सेज। तो बैंक को 100 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ के डिपॉजिट में से 18 रुपीज़ लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब बेटा लिक्विड मैंने बताया, या तो अपने पास कैश इन हैंड रखे तिजोरी में, या वो गोल्ड खरीद के रख ले। बेटा गोल्ड भी तो लिक्विड है, जब चाहो तो बेच दो, उसको कैश में कन्वर्ट कर लो। सिल्वर भी तो लिक्विड है बेटा, जब चाहो तो बेच दो। आपको पता ही कि अभी गोल्ड और सिल्वर के रेट कहाँ पहुँच गए थे। या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, जिसको जब चाहे तब बेचकर उसको कैश में ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बेटा ये सब क्या है, लिक्विडिटी। यदि कोई डिपॉजिटर, तो मतलब बैंक को, हर बैंक को क्या रिक्वायर्ड है बेटा, अपने डिपॉजिट का डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 18% लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। और लिक्विड मतलब कैश इन हैंड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, या गवर्नमेंट बॉन्ड हो। बेटा ये या वो भी है बैंक बैलेंस या बैलेंस इन अदर बैंक, बैलेंस इन अदर बैंक, दूसरे बैंक में रुपये जमा कर दो, अदर देन आरबीआई, अदर देन आरबीआई, क्योंकि बेटा आरबीआई तो अलग जो है ना, आरबीआई मतलब कैश रिजर्व पर आ गया। आरबीआई के अलावा मान लो बैंक ने मनी जमा कर रखी स्टेट बैंक में, तो वो मनी भी तो सेफ है और वो भी तो जब चाहे तो वो निकाल सकता है। तो बेटा ये सब क्या है, लिक्विड। तो बैंक को इनफ लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहिए। जो भी डिपॉजिट आए उसका 18% बैंक को अपनी तिजोरी में या तो कैश रखे, या गोल्ड रखे, सिल्वर रखे, या गवर्नमेंट बॉन्ड रखे। अब बेटा यदि हर 100 रुपये में से 18 रुपये लिक्विड रखेगा तो होगा क्या बेटा, देखो ये उन्होंने किस में रखा है, लिक्विड 18 18 18। ठीक बेटा, तो बैंक के पास मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 लोगों ने जमा किया 600 रुपया। और 1 2 3 4 5 6 बैंक ने किसी का 18, किसी का 20, कैसे करके मान लो बेटा 100 एंड जो भी 108 जो भी मनी ये इसने क्या करी बेटा, ये लिक्विड फॉर्म में रख ली है, ये लिक्विड फॉर्म में रख ली। कैश इन हैंड मतलब लॉकर में कैश रखी हुई है, एक गोल्ड रखा है। बेटा अब ये क्या किस काम आएगा बेटा, ये जो कस्टमर हैं ABCDEFG जिन्होंने मनी जमा की थी, इसमें से ये व्यक्ति यदि रुपया मांगने आ गया तो बैंक क्या करेगा बेटा, यदि ये रुपये मांगने आ गया, यदि बेटा इन्होंने क्या किया होता जरा सोचो, ये यदि लिक्विड रिसोर्स नहीं होती, लिक्विड एसेट नहीं होती, 2 मिनट के लिए मानो कि बैंक ने पूरा 600 रुपया, जो 600 रुपया था ना बेटा, पूरा लोन के रुपये दे दिए किसी को, पूरी मनी लोन में ब्लॉक कर दी, लोन देने में ब्याज कमाने के लिए लोन दे दिया। बेटा ये व्यक्ति मनी मांगने आ गया तो बैंक इसको रिफंड कहाँ से करेगा, क्योंकि इसने सारी मनी तो कहाँ लगा दी है, लोन में, और लोन तुरंत तो मांग नहीं सकता। तो ये डिपॉजिटर को फिर बैंक मनी कैसे देगा, और बैंक और डिपॉजिटर तो काउंटर पे आके खड़ा हो जाएगा, लाओ मेरा 100 रुपया, काउंटर से हटेगा ही नहीं वो, तो बैंक कहाँ से देगा, क्या लोन वसूल तो नहीं जाएगा, नो, कौन सा लोन तुरंत आ जाएगा। तो बेटा उस केस में ये डिपॉजिटर को वापस न लौटना पड़े, इसमें से कोई भी डिपॉजिटर कभी भी मनी मांगने आ सकता है, तो उसको उसका डिपॉजिट वापस मिल पाए उसके लिए बैंक के पास इनफ लिक्विडिटी होना चाहिए। तो हर बैंक को अपने डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 18% लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और ये लिक्विड मतलब क्या क्या, उस डिपॉजिट का या तो कैश में रख ले तिजोरी में, बैंक की लॉकर में आप जानते हैं कैश होती है, वो गोल्ड खरीद बेटा, पहले बैंक काफ़ी कुछ अमाउंट गोल्ड में लगाते थे, अब कम लगाते हैं क्योंकि गोल्ड के रेट में फ्लक्चुएशन काफ़ी आने लगे हैं, रेट डाउन भी जाते हैं, इसलिए सिल्वर खरीद ले, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद ले, या मनी को दूसरे बैंक में जमा कर दे, ये सब है लिक्विड रिसोर्सेज। अब बेटा इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इसका फ़ायदा 2 फायदे हैं, एक तो डिपॉजिटर कोई भी रिफंड मांगने आ जाए, अपना डिपॉजिट वापस मांगने आ जाए, तो इस लिक्विडिटी से बैंक उसके डिपॉजिट को वापस कर पाएगा और बैंक पर पब्लिक का फेथ बना रहेगा। और दूसरा, बैंक ओवर ट्रेडिंग से बचेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया बेटा आपको, यदि बैंक के पास 100 रुपये आया तो इसमें 3 रुपये तो कहाँ चला गया, CRR वाला, कैश रिजर्व रेशो वाला, और 18 कहाँ चला गया बेटा, SLR। ठीक है बेटा, ये बैंक को 3 रुपया तो RBI के लिए रखना है और 18 रुपया खुद के लिए रखना है। ठीक है बेटा,
मतलब 18 और 3 21 रुपये तो बैंक ने अपने ये रख लिया। मतलब बैंक हर 100 रुपये में से 21 रुपये तो लोन दे नहीं पाएगा। तो बेटा अब 21 रुपये रखकर अब बचा कितना, 100 में से 21 गया 79, तो इतनी ही मनी वो एडवांस रूप में दे पाएगा। ठीक है बेटा। तो बैंक यदि सारी मनी जो डिपॉजिट में आई सारी ब्याज पे दे देगा, सब लोग इसको सबको एडवांस में बांट देगा, तो बैंक मुश्किल में आ सकता है। तो बैंक में कस्टमर की सेफगार्ड के लिए, डिपॉजिटर की सेफगार्ड के लिए ये CRR और SLR का रूल बनाया गया है। ठीक है बेटा। तो ये हमने समझा है CRR और SLR। ठीक है। अब बेटा हम बची हुई बातें अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। ठीक है बेटा। थैंक यू।